और चलिए अब खबरों की बात करेंगे। शुक्रवार को कानपुर के बेकनगंज, यतीमखाना और परेड इलाके में हुई हिंसा के मामले में आज कानपुर पुलिस ने हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कल कानपुर में हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई उसका जिम्मेदार मुख्य आरोपी जफर हयात को ही बताया जा रहा है, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब पुलिस हयात की 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानपुर में हुई हिंसा के बाद अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है। अब से कुछ देर पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये जानकारी दी गई। अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे ये हैं हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष MM जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान, पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन MM जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल, पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है MM जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान, पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया, कानपुर नगर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है, इसका एशियन वॉइस पोस्ट न्यूज़ ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार। ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। PFI ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हापुड़ से खबर, जहां केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। बॉयलर फैक्ट्री में ब्लास्ट से 8 मजदूरों की मौत हुई। CM योगी ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाने के लिए कहा है और जो मौत का आंकड़ा है वो अब बढ़ता जा रहा है। मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। आपको बता दें, हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में, बॉयलर फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में कुल मिलाकर अभी तक 8 मजदूरों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को तुरंत वहां पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो हापुड़ से मामला सामने आया, जहां पर एक बॉयलर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसमें लोगों की जान गई और धीरे धीरे अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर देखें तो मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 8 हो चुकी है। लोगों की जान जा रही है और हो सकता है कि आंकड़ा अभी और आगे बढ़े। बहरहाल मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। हापुड़ का यह पूरा मामला, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। हादसे में जो मृतकों की संख्या है बढ़कर 8 हो गई है। बॉयलर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। बहरहाल मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख भी जताया है और उसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उनका चल रहा है। केमिकल फैक्ट्री में यह आग लगी है जिसमें कि बॉयलर फटने की वजह से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सनुज, अब तो मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं, इसके साथ साथ ये जो संख्या है बढ़ती जा रही है, तो क्या अभी और संख्या आगे बढ़ सकती है? हाँ, देखिए, अभी तक जो ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था इसमें 6 मजदूरों की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन अब ये बढ़कर 8 हो गई है। कई और ऐसे मजदूर हैं कि जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है और ये मौत का आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। कई मजदूर जो घायल हैं उनको मेरठ के लिए रेफर करने की बात आ गई है और जो मामला है वो लखनऊ तक मामले की गूंज सुनाई दे रही है। मेरठ से कमिश्नर और IG इनको भी कह दिया गया है कि मौके पर जाएं, तो ये आला अधिकारी भी मौके पर निकल गए हैं। फिलहाल आसपास से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो
बुला ली गई है। जो राहत और बचाव का कार्य है वो फिलहाल चल रहा है। कुछ और मजदूरों के अंदर होने की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उसके अधिकारी पूरी तरह से तस्दीक नहीं कर रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव का जो कार्य है वो जारी है, क्योंकि जिस तरह की ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के दौरान जो भीषण आग लगी थी, उस भीषण आग से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरीके से अभी इसको काबू नहीं किया गया है। अभी तनुज, कितने लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, और क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि कुछ लोग अभी अंदर भी फंसे हो सकते हैं? हाँ देखिए, फिलहाल चूंकि शुरुआत से ही ये जानकारी चल रही थी कि मजदूर जो फैक्ट्री में काफी थे, उनमें से जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद भगदड़ मच गई थी, कई मजदूर अंदर फंसे हुए थे। अब तक 8 मजदूरों की जो मौत है उसकी आला अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है। करीब 20 जो मजदूर हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ जो मजदूर हैं वो हापुड़ के ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, वहाँ भर्ती है। और जिन मजदूरों की हालत बेहद चिंताजनक है, आप नजर बनाकर रखिए, आपसे एक अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल 8 मजदूरों की मौत की खबर इस ब्लास्ट से सामने आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हो चुका है। धमाकों का मुख्य आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार किया गया है। साल 2006 में वाराणसी में सीरियल धमाके हुए थे। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में धमाका हुआ था। वाराणसी कैंट जंक्शन परिसर में भी ब्लास्ट हुआ था, और इस ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, मुख्य आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया गया है, क्या जानकारी? वलीउल्लाह प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला है और आतंकी संगठन हुजी से जुड़ा हुआ था। हुजी देश में साजिशें रचता है तबाही की, और इसी तरह की तबाही की साजिश रचने के लिए जो कुकर ब्लास्ट से ये जो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हुआ था ब्लास्ट, वो कुकर ब्लास्ट से हुआ था। और कुकर ब्लास्ट का सबसे पहला ट्रायल 2001 में कानपुर में किया गया था, स्वरूप नगर इलाके में ट्रायल किया गया था। उसके बाद कुकर ब्लास्ट से तमाम विस्फोट किए गए, और वाराणसी के विस्फोट में तो 11 लोगों की मौत हुई थी, 30 लोग घायल हुए थे। ये इतना बड़ा हादसा था जिससे सरकार हिल गई थी। उसके बाद एसटीएफ ने वलीउल्लाह को प्रयागराज से भी गिरफ्तार किया था। मुकदमा चल रहा था, और मुकदमे के दौरान ही कई ऐसे साक्ष्य सामने आए जिसमें पता चला कि वलीउल्लाह हुजी का एक ट्रेनर था जो प्रेशर कुकर बम बनाने में माहिर था, और उसने कई लोगों को बम बनाना सिखाया भी था। वलीउल्लाह के ऊपर केस चला, और करीब 12-14 साल केस चलने के बाद आज ये नतीजा आया है। उसको आरोपी साबित हो गया है, वो उसको सजा सुनाई जाएगी। तो इस मामले को लेकर चूंकि कुकर बम अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में भी कुकर बम मिला था, जब एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। अलकायदा के लोग बताए जा रहे थे, विभिन्न आतंकी संगठन से जुड़े लोग बताए जा रहे थे, और ये भी चर्चा थी कि ये जो ट्रेनिंग मिली है वो कहीं ना कहीं वलीउल्लाह ने जिन लोगों को ट्रेन किया है उन्हीं लोगों ने कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग दी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वलीउल्लाह से जुड़े हुए हैं, और उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। लेकिन वाराणसी का जो ब्लास्ट था वो उसमें फैसला आने का जो मतलब है, उसके जो मायने हैं वो ये है कि कानून व्यवस्था जो जिस तरह से जो सजा दिलाने में पैरवी हो रही है, यानी अगर हम देखें तो पैरवी की बहुत पहले इस तरह के मुकदमे सालों चलते थे, और कई मुकदमे वापस भी हो जाते थे। विभिन्न सरकारों ने वापस भी लिए हैं मुकदमे, इसको लेकर राजनीति भी हुई है तमाम। लेकिन अब जो प्रभावी पैरवी हो रही है, अभियोजन जिस तरह से मजबूत हुआ है, उस तरह से जो आतंकियों के मुकदमे हैं, वलीउल्लाह उसमें एक बहुत मजबूत बड़ा आतंकी माना जाता था कि उसने इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और 20 लोग घायल थे। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि जो 20 लोग घायल थे उसमें भी कई आज भी अपंग हो चुके हैं, उनके हाथ पैर बेकार हो चुके हैं, चलने फिरने में अक्षम लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फैसला आना, ऐसे व्यक्ति को सजा सुनाया जाना, ये बहुत हर्ष का विषय है प्रदेश के सरकार के लिए भी और कानून व्यवस्था के लिए भी, और अधिकारियों के लिए भी। जो अभियोजन से जुड़े अधिकारी हैं वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा दिलाई जाए। बिल्कुल 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 विवेक, प्रेशर कुकर बम बना रहे हैं और बम बनाना सिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लंबा ये मामला चला, 12 से 14 साल, लेकिन अब जाकर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसे दोषी करार किया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं एटा से खबर, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह राठौर भड़के हैं। सत्यपाल सिंह राठौर अधिकारियों पर भड़के, बोले सीट कैसे नहीं लगी, क्या ऊपर से आदेश है, विधायक नहीं बैठेगा, तमाशा बना रखा है, तुम लोग डकैती जो डाल रहे हैं वो अब हम बताएंगे तुम्हें। जब एएसपी और एडीएम नहीं आए तो उनकी नेम प्लेट कैसे लगी। विधायक इतना कहकर संपूर्ण समाधान दिवस से बाहर निकल गए। इस बीच अधिकारी उनको मनाने के लिए आगे पीछे दौड़ते हुए नजर आए, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए।
ना सीट कैसे ना लगी, बिल्कुल ना मिले तो सीट कैसे ना लगी, आप बताइए सीट क्यों ना लगी? या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा? आप बताओ सर। एडीएम का मतलब सीट तो एडीएम क्यों लगी है? सीट एडीएम तो है ना, ये क्यों सीट लगी? या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा तहसीलदार? तमाशा बना रखा तुम लोग, डकैती जुटाना है। हम बताइए तुम्हें सर ना सीट कैसे ना लगी, बिल्कुल ना मिले तो सीट कैसे ना लगी, आप बताइए सीट क्यों ना लगी? या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा? आप बताओ सर। एडीएम का मतलब सीट तो एडीएम क्यों लगी है? सीट एडीएम तो है ना, ये क्यों सीट लगी? या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा तहसीलदार? तमाशा बना रखा तुम लोग, डकैती जुटाना है। हम बताइए तुम्हें सर। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बेल्हा मेहरौली बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तट बांध के मरम्मत में लापरवाही पाए जाने पर एक्सीएन को फटकार लगाते हुए मंत्री ने कहा कि 20 जून के पहले हर हाल में बांध का मरम्मत पूरा कर ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो बहराइच में जल शक्ति मंत्री पहुंचे हैं, उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां मेहरौली बांध का निरीक्षण उन्होंने किया है। हम सबका दायित्व तो बनता है कि जो एक काम करते हैं, एक गांव को बचाने का मतलब इस राष्ट्र को बचाते हैं, एक गरीब को बचाने का मतलब एक पुण्य का काम हम करते हैं। तो विभाग में इसीलिए अधिकारी हैं, सभी को सोचना चाहिए कि कैसे मेरे अंदर सुधार आवे और कैसे अच्छे से अच्छा काम करके हम समाज को दें और समाज मेरी प्रशंसा करे, जिसके कारण मेरा कद बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। आजमगढ़ से निरुहुआ होंगे भाजपा के उम्मीदवार, रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार होंगे। तो ये आपको बता दें, उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें कि रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार होंगे और आजमगढ़ से निरुहुआ होंगे भाजपा के उम्मीदवार। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि भाजपा ने जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे। रामपुर की गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाने का काम करूंगा, विकास का काम करूंगा और इसको करते रहेंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घनश्याम सिंह लोधी जी जो हैं वो हमारे साथ हैं, अभी जो है घोषणा हुई है। कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट, जो बहुत अहम सीट मानी जाती है, उस पर अपना प्रत्याशी आपको बनाया है? देखो, खुशी आपके सामने जाहिर कर रहे हैं कार्यकर्ता। मैं समझता हूँ हमारे जनपद रामपुर में और भी पहले प्रत्याशी रहे होंगे, लेकिन इतनी खुशी जो आज कार्यकर्ताओं ने जाहिर की है, मैं समझता हूँ कभी नहीं की होगी, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। क्योंकि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझ पर उम्मीद जताई है और भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का काम हम लोग करेंगे। ये हमारा चर्चा थी मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मिनिस्टर के नाम की, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी के नाम की, आकाश सक्सेना के नाम की, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने आपका नाम घोषित करके सबको चौंका दिया। क्या रणनीति आपकी इस चुनाव में रहेगी और किससे अपना मुकाबला मानते हैं? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, और जो दल हैं सामने चुनाव तो लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं चुनाव नहीं होगा, लेकिन हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हम लाखों वोटों से जीत के जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने आज़म खान की पत्नी जो है डॉक्टर तज़ीन फातिमा, उनके और जो नगर अध्यक्ष हैं आसिम राजा, उनके नाम से 2 नॉमिनेशन फॉर्म लिए हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा प्रत्याशी आपके लिए आसान रहेगा? नहीं, हम जब चुनाव में पार्टी ने उतारा है तो हम ये देख के चुनाव नहीं उतारा कौन हमारे सामने कौन है। तो इस बार का जो चुनाव है उस तरह का नहीं होगा जैसे रामपुर का बहुत हॉट माना जाता था, राजनीतिक तौर पर बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में होते थे। ये फ्रेंडली मैच होने वाला क्या एक बार? जो काम प्यार से हो सकता है वो है ना, तो टेढ़ी उंगली करने से क्या फ़ायदा? जब प्यार से इतना हम लाखों वोटों जीत के जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत क्या है किस तरह? आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के? पक्का 100% लाखों। ये घनश्याम लोधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि जब प्यार और मोहब्बत से चुनाव लड़ा जा सकता है तो फिर
उसमें तलखियाँ पैदा करने की क्या ज़रूरत है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, लेकिन सपा ने अब तक अपनी तस्वीर साफ नहीं की। हालांकि खबर यह है कि सपा की ओर से रामपुर के लिए 2 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। एक नामांकन पत्र सपा नगर अध्यक्ष आजिम रजा के नाम से, वहीं दूसरा नामांकन पत्र तंजीम फातिमा के नाम से। हालांकि आधिकारिक उम्मीदवार की अब तक घोषणा समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं की गई है। अब इंतजार ये है कि समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर की सीट से आखिर कौन मैदान में होगा। वहीं बलिया में यूपी सरकार के परिवहन राज्य मंत्री और बलिया नगर से विधायक दयाशंकर सिंह यूपीएसआरटीसी की बस में सवार होकर लखनऊ पहुंचे, जहां उनका स्वागत एआरएम बलिया राकेश श्रीवास्तव और एआरटीओ बलिया अरुण राय ने किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि दयाशंकर सिंह यूपी की सरकारी बस से उतर रहे हैं। तो देखिए, सरकारी बस में मंत्री जी ने सफर किया है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता के बीच भी एक संदेश देने की कोशिश दयाशंकर सिंह की ओर से की गई है। लखनऊ से लेकर बलिया तक मंत्री जी सरकारी बस में सफर करते हुए ही पहुंचे। वहीं बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आरोप है कि बदमाशों के दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूटपाट की। गहनों की दुकान के मालिक ने दावा किया कि बदमाश पिस्तौल की नोक पर 11 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। गहनों की लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई। आपको बता दें, बुलंदशहर के खुर्जा में गहनों की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पिस्तौल दिखाकर गहनों की दुकान में लूटपाट हुई है और पूरी जो घटना है वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जुटी हुई है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।